देखिए आज अपन डीसी ऑफसेट के बारे में देखेंगे जो कि फॉल्ट करंट में आता है। ठीक है ना। फॉर मतलब सिंपल सा अपन डीसी ऑफसेट इन फॉल्ट करंट देखेंगे या फिर डीसी कंपोनेंट इन फॉल्ट करंट देखेंगे। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको इन सारी टर्म्स में से किसी का भी कुछ भी मतलब नहीं पता हो ना, तो भी आप बिल्कुल एकदम सही जगह आए हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको एक एक टर्म, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल और विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया डीसी ऑफसेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन अपनी जो कहानी है वो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ पावर सिस्टम हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस। पावर सिस्टम में क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि पावर सिस्टम में आपको पता है जनरेटर भी लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब अगर इंडक्टेंस होती है पावर सिस्टम में लार्ज अमाउंट की, तो उसको दो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे जो इंडक्टर करता है। ठीक है ना। पहला लॉ जो इंडक्टर फॉलो करता है वो क्या करता है? ओपोज करता है किसको? चेंज इन करंट को। ठीक है ना। मतलब चेंज इन करंट को ओपोज करता है, मतलब जो करंट है उसमें इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ठीक है ना, और वो चेंज को ओपोज कैसे करता है? एक ओपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज डेवलप करके। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। और दूसरा नियम जो इंडक्टर अपना फॉलो करता है वो है करंट मस्ट लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय नेचुरल पावर फैक्टर। अपन को पता है इंडक्टर है तो जो करंट होता है वो वोल्टेज को उससे क्या करता है? लैग करता है। ठीक है। तो ये दो नियमों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, और इनके फिजिकल मीनिंग समझते हुए अपन अपनी जो डीसी ऑफसेट है फॉल्ट करंट में उसकी कहानी को सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी वोल्टेज वेवफॉर्म बनानी मैंने जो कि प्योरली साइनोसोडियल है। ठीक है ना। अब अपन करंट बनाएंगे क्योंकि अपन को पता है जो पावर सिस्टम में उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस है और अपन बात कर रहे हैं फॉल्ट करंट की। तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि इस वोल्टेज जीरो पे क्या आ गया? अपना फॉल्ट आ गया। आप ऐसे मान लो। ठीक है ना। वैसे इस कहानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको आप दिमाग में रख के चलो कि इस वोल्टेज जीरो पे फॉल्ट आ गया। ठीक है ना। अब इंडक्टेंस के थ्रू करंट बहेगा, तो अपन ये पहला नियम लागू होता है क्या? कि जो करंट है वो लैग करना चाहिए वोल्टेज से। ठीक है ना। इस करंट लैग वोल्टेज से मतलब यह है कि जब वोल्टेज पीक पे हो तो करंट अपना जीरो पे होना चाहिए, और जब वोल्टेज जीरो हो तो करंट अपना पीक पे होना चाहिए। तो ठीक है, अपन इसी को लेके अपना पहला डायग्राम वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। भाई जब वोल्टेज जीरो था तो करंट क्या होना चाहिए? पीक पे होना चाहिए। उल्टा ही चलेगा हमेशा। तो अपन को पता है कि लैग कर रहा है, तो अपन ने नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया, नेगेटिव पीक पे बनाया। अब जब वोल्टेज आया अपना पीक पे तो करंट कहाँ आ गया? अपना जीरो पे। ठीक है ना। बस अपन इसको इस वेव फॉर्म को ऐसे ही चला के बना लेंगे। जब वोल्टेज जीरो पे तो करंट पीक पे, जब वोल्टेज पीक पे तो अपना करंट जीरो पे। ऐसे करते हुए अपनी इंडक्टर के थ्रू जो करंट है फॉल्ट करंट वो बन गया। ठीक है ना। सिंपल सा अपना ये बन गया। अब देखो क्या इसने पहला नियम तो अपना सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि वो वेव फॉर्म बनी उस हिसाब से कि वो नेचुरल पावर फैक्टर से लैग करे। ठीक है। लेकिन देखो ये दूसरा नियम क्या कहता है? ये जो दूसरा लॉ ये कहता है कि ये ओपोज करता है चेंज इन करंट को। अब ओपोज करता है चेंज इन करंट को, उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है? देखो मैं मतलब ग्राफिकल मतलब बताना चाहता हूँ। मतलब चेंज इन करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है जहाँ पे करंट पासिंग थ्रू जीरो। ठीक है ना। मतलब जब करंट की जीरो क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पे चेंज इन करंट क्या होता है? मैक्सिमम। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग बोल रहा हूँ, जीरो क्रॉसिंग, जीरो से स्टार्ट हो उससे मतलब नहीं, जीरो क्रॉसिंग, वहाँ पे चेंज इन करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसने क्या करा? ये दूसरा नियम जो फॉलो करना था वो नहीं किया है। देखो ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आएगी। इसने पहला नियम तो कर लिया, लैग कर रहा है, लेकिन दूसरा नियम फॉलो नहीं किया। ये जीरो क्रॉसिंग कर रहा है शुरुआती स्टेट में। ठीक है ना। हालांकि आगे जाके वो चल जाता है, ठीक है ना, जब स्टेडी स्टेट आती है, लेकिन जो शुरुआती स्टेट है वो अपने आप को एकदम से इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करने देता। ठीक है ना। तो ये इसने दूसरे नियम में अपने गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग आ रही है शुरुआती स्टेज में। ठीक है ना। तो देखो उसी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, मैंने यहाँ बात लिखी है इफ ए, मतलब वो थोड़ा अपन आगे देखेंगे। ये देखो, ये देख लो, इफ ए फॉल्ट अकर व्हेन द वोल्टेज इज जीरो द करंट मस्ट बी एट पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। मैंने इसी के बारे में लिखी है। अगर फॉल्ट अकर होगा कहाँ पे? जब वोल्टेज जीरो है तो करंट कहाँ पे होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, फॉल्ट अगर फॉल्ट अगर अकर हुआ वोल्टेज जीरो पे तो करंट पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे होना चाहिए, जो कि बात सही है, अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है ना। पावर सिस्टम हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस, करंट इन ए इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। ठीक है ना। तो देखो ये जो करंट है वो यहाँ पे इंस्टेंटली चेंज कर रहा है। ठीक है ना। तो इस वाले नियम को ये फॉलो नहीं किया इसने। ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखेंगे कि होता क्या है जब अपना ये फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा था जिसकी जीरो क्रॉसिंग थी। ठीक है ना। इसको सेकंड जो नियम है उसको फॉलो कराना है।
तो उसके लिए क्या करा, एक डीसी कंपोनेंट ऐड हो गया इस फॉल्ट करंट में। इस फॉल्ट करंट में ये डीसी कंपोनेंट ऐड हो गया और ये डीसी कंपोनेंट टाइम के साथ डाई करने लगा, ठीक है ना। अब देखो इस डीसी कंपोनेंट की जो वैल्यू थी ना, वो इस नेगेटिव जो करंट था, ठीक है ना, जो पीक करंट था उसके बिल्कुल इक्वल थी, बट ओपोजिट पोलैरिटी की थी। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये फॉल्ट करंट का ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, जो डीसी कंपोनेंट है उसका भी इतना ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखो इस डीसी करंट ने क्या करा, ये जो फॉल्ट करंट की जो वेव फॉर्म थी, है ना, उसको क्या करा, लिफ्ट कर दिया जीरो क्रॉसिंग से। अब देखो जो फॉल्ट करंट की जो वेव फॉर्म हुई वो जीरो से स्टार्ट हुई और चलती गई, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर इस वेव फॉर्म को इसने लिफ्ट किया है तो ये वाला पोर्शन जब लिफ्ट हो रहा है तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी ऊपर जाएगा। कहने का सिंपल सा मेरा मतलब है कि यहाँ से तो पीक ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी, और यहाँ से पीक कम हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में क्या होगी, एसिमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या इस डीसी कंपोनेंट की वजह से आने से इसने जो दो नियम है इंडक्टर के, जो दो लॉ है इंडक्टर के, ठीक है, क्या उसको इसने फॉलो किया है? तो देखो बिल्कुल फॉलो किया है। सबसे पहले तो जो लैग करना चाहिए, वोल्टेज जब जीरो पे था तो करंट अभी भी पीक पे, और दूसरा जो करंट है वो इंस्टेंटेंटली चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो क्रॉसिंग को इसने रोल से हटा दिया, ठीक है ना। तो यही होता है जो डीसी ऑफसेट कहलाता है फॉल्ट करंट का। अब ये आपको दो बातें समझ में, एक बात समझ में नहीं आई होगी कि ये जो सिमिट्री है ये मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो ब्रेक हो गई है ना, वो कैसे हुई, मैं आपको उसका अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, उससे पहले एक बात और जान लो, उसके बाद जब ये जैसे ही डीके करा तो इंडक्टर में पता है थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आती है, तो जो फॉल्ट करंट था उसने वापस अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है वो अटेन कर ली और ये डीसी का कंपोनेंट भी डाई आउट हो गया, क्योंकि इसको जो शुरुआती जो इफेक्ट था उसको ही ओवरकम कराना था। उसके बाद अब इंडक्टर में जो होता है स्टेडी स्टेट आ जाती है और करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे लिखी है, करंट कैन नॉट मेक अ इंस्टेंटेनियस जंप इन रियल पावर सिस्टम, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस जंप नहीं कर सकता था रियल पावर सिस्टम में, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा, वेन एवर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्सपीरियंस अ लार्ज जंप इन सर्किट, ठीक है ना, जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक लार्ज जंप आता है करंट के अंदर, अ डीसी सिग्नल अपीयर टू क्रिएट एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म। एक डीसी सिग्नल अपीयर हुआ और उसने क्या क्रिएट करी है, एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखी, सो दैट बोथ ऑफ आवर इलेक्ट्रिक रूल्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम, ठीक है ना। ये डीसी सिग्नल अपीयर हुआ और उसने एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म क्रिएट कर दी, और इससे क्या हुआ, अपने जो दो नियम थे, ठीक है ना, एक तो लैग करने वाला, ठीक है ना, और चेंज हो रहा था जीरो क्रॉसिंग की वजह से, उस दोनों को अपने का फॉलो करवा दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये जो एसिमेट्री हुई और इसको डीसी ऑफसेट का नाम क्यों दिया गया वो बता दूं एक सिंपल से एग्जांपल से। देखो ये बिल्कुल साइनोसोडियल वेव फॉर्म थी, जैसे कि अपनी करंट की वेव फॉर्म थी पहले जब फॉल्ट आया था, ठीक है ना। तो देखो मान लो इसका जो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल वो इक्वल है, ठीक है ना, और जो एम्पलीट्यूड जा रहा है वो 2 और -2 जा रहा है। लेकिन अभी अपन ने इसमें क्या करा, एक डीसी कंपोनेंट ऐड किया, ठीक है ना। ये देखो डीसी कंपोनेंट है, ये रेड कलर में देख रहे हो, ठीक है, 1 इसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों चेंज नहीं हो रही। अब ये क्या करेगा, इस वेव फॉर्म को लिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, इस 0 से इसको 1 से शुरू किया, ठीक है ना। जब ये 0 से 2 जा रही थी, ये 1 से शुरू हुई तो ये कहाँ जाएगी, 3 पे जाएगी, ठीक है ना। वैसे ही ये नीचे से भी उठेगी, ये -2 पे थी तो अब इसमें 1 का लिफ्ट आया, तो अब ये कहाँ से शुरू होगी, 1 से, -1 से, ठीक है ना। अब इसकी पीक का ही -1। तो इसी जो फेनोमिना का है ना, इसी फेनोमिना को अपन बोलते हैं क्या, डीसी ऑफसेट। और इसकी डेफिनेशन है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का जो एवरेज वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर मैं दूसरी चीज़ बोल दूं, जो पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल है वो एसिमेट्रिकल हो। इसी को अपन बोलते हैं क्या, डीसी ऑफसेट बाय, और ऐसे बोल दूं, बाय एडिंग ए डीसी कंपोनेंट इन एसी वेव फॉर्म, ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप ये वाली बात समझ गए होंगे। अब 1-2 पॉइंट और देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अपना डायग्राम मैंने फिर से बना लिया, ठीक है ना। ये आई डीसी कंपोनेंट था और ये अपना था डीसी कंपोनेंट, ये अपना था फॉल्ट करंट, मतलब एसी कंपोनेंट, फॉल्ट करंट का एसी कंपोनेंट। और जब इस फॉल्ट करंट में ये डीसी कंपोनेंट मिल गया था तो ये अपना टोटल एसिमेट्रिकल करंट आ गया था, ठीक है ना। और उसने बाद में अपनी स्टेडी स्टेट अटेन कर ली थी। अब 1-2 पॉइंट और देखो मैं इस वाली लाइन को पढ़ता हूँ, है ना। ये बोलता है इनिशियल वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट इज डिपेंड ऑन एग्जैक्ट टाइम विद इन ए साइकिल एट विच फॉल्ट टेक प्लेस, ठीक है ना। ये जो इनिशियल वैल्यू है डीसी कंपोनेंट की, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट टाइम उस टाइम पे डिपेंड कर रही है जहाँ पे फॉल्ट टेक प्लेस, फॉल्ट हुआ, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस 0 को ही फॉल्ट माना है, तो देखो
जो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू थी वो उसी टाइम आ गई जहां पे फॉल्ट हुआ था। जैसे ये फॉल्ट करंट हुआ तो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू भी लगभग उसी टाइम पे आ गई। और दूसरी बात ये भी देख लो कि जो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू थी वो इस फॉल्ट करंट की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल थी, ठीक है ना। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल थी, हालांकि आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम रख दिया मैंने इस तरफ, इक्वल थी और ऑपोजिट पोलैरिटी की थी। तो ये वाला दूसरी बात है, ठीक है ना। तो इस वाली बात को है ना, इसका 100 बात की आपको इसको देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, ठीक है ना। जो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू थी वो कहाँ किस पे डिपेंड करी, लोकेशन ऑफ फॉल्ट के इंसेप्शन पे, मतलब जहाँ पे फॉल्ट की शुरुआत हुई, ठीक है ना। और दूसरी बात ये जैसे मैंने बोली, डीसी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एसी करंट एट फॉल्ट इंसेप्शन एंड ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, ठीक है ना। फॉल्ट इंसेप्शन पे ये जो डीसी कंपोनेंट है इसकी जो वैल्यू थी वो इस इंस्टेंटेनियस एसी करंट की थी और किस लोकेशन पे, जहाँ पे अपना फॉल्ट शुरू हुआ और बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी की थी इसकी, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी हो गई, ठीक है ना। मैक्सिमम एसिमेट्री अकर व्हेन द शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस। मैक्सिमम एसिमेट्री कहाँ हुई, जहाँ पे अपना शॉर्ट सर्किट हुआ। देख लो आप, जो मैक्सिमम एसिमेट्री वो वहीं थी जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद सिस्टम ने अपनी नॉर्मल वैल्यू अटेन की, ठीक है ना। आप बुक्स में आप कहीं पे भी देख सकते हो। और ये लास्ट पॉइंट देख लो, इन द वर्स्ट केस द इनिशियल डीसी ऑफसेट विल बी √2 टाइम्स द सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है ना। जो वर्स्ट केस में जो डीसी ऑफसेट की वैल्यू आएगी वो √2 टाइम्स आएगी आरएमएस वैल्यू की, शॉर्ट सर्किट करंट की आरएमएस वैल्यू की, ठीक है ना। तो ये था अपना डीसी ऑफसेट इन फॉल्ट करंट। थैंक यू।